मेरा नाम पायल है। मेरे पास एक जवान बेटी है। मेरी सास तो काफ़ी पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर शहर में रहते थे और हम लोग गांव में रहते थे। मेरे पति की भी 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। हम लोग गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। मेरे ससुर 1 महीना पहले ही हमारे घर पर रहने के लिए आए थे और शहर में कोई काम करते थे। उनके पैसे से हमें कोई मतलब नहीं होता था। ऊपर वाला पोर्शन मेरे ससुर का ही था। मैं और मेरी बेटी नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। हमने उनके पोर्शन को पहले से ही खाली छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो कभी कभी छुट्टियों पर अपने कमरे में रुकने के लिए आ जाते थे। ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे बने हुए थे। मेरे ससुर ने अपने कमरे के सामने वाले कमरे में कुछ किराएदार रख दिए थे। उन्होंने कुछ पैसों के लिए वो कमरा किराए पर दे दिया था और मेरे ससुर ने कहा था कि ये लोग जितना भी किराया देंगे वो सब पैसे तुम्हारे होंगे। मैं अपने ससुर के इस एहसान से बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे पति नहीं थे। मैं लोगों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। मेरे ससुर बहुत अच्छे आदमी थे। पहले तो उन्होंने कभी हम लोगों का कोई साथ नहीं दिया था, लेकिन अब जब से वो घर में आए थे हम लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रख रहे थे। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि मेरे ससुर ने 3 जवान लड़कों को कमरा किराए पर दिया हुआ था। वैसे तो उनके साथ उनकी माँ भी थी। सुना था कि वो लड़के बहुत पढ़े लिखे हैं और शहर से हमारे गांव में अपने किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आए हैं। हमारे पूरे गांव में उन लोगों की बहुत चर्चा थी, क्योंकि शहर से हमारे गांव में जब भी कोई इंसान आता था उसकी बहुत खातिर की जाती थी। मेरे ससुर की भी गांव वाले बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में गरीब लोग रहते थे। जो इंसान शहर जाता उसको अमीर समझा जाता था और सुना था कि ये लड़के हमारे गांव में कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से गांव की गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे पूरे गांव के लोग उन लोगों के आने से बहुत खुश थे। वैसे तो हमारा गांव देखने में बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे गांव में हर तरह की खेती बाड़ी की जाती थी। बहुत सारे अमीर लोगों के हमारे गांव में ज़मीन पड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी अपनी ज़मीन को इसलिए नहीं बनवाता था क्योंकि हमारे गांव के सड़कें वगैरह बनी हुई नहीं थी और ना ही बिजली का अच्छा इंतज़ाम था। बिजली अगर आती तो 2-3 दिन तक आती रहती और अगर गायब होती तो हफ्तों गायब रहती थी। इन लोगों के आने की वजह से मेरी बेटी बार बार कहती कि माँ शायद अब हमारे गांव के हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि दादाजी का कहना है कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये हमारे गांव में अपना अच्छा कारोबार करना चाहते हैं और हमारे गांव में सरकार की मदद लेकर विकास करना चाहते हैं। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि माँ ये लोग कब वापस जाएंगे। मैंने बताया, बेटी ये लोग हमारे घर के किराएदार हैं, अभी कुछ टाइम तो यहाँ पर रहेंगे। किराएदार वैसे भी इतनी जल्दी मकान खाली नहीं करते। मेरी बेटी वैसे भी अपने दादाजी से बहुत लगाव रखती थी। मैंने दिल में ठान लिया कि उसकी माँ से दोस्ती कर लूँगी। इस घर पर मेरे साथ की कोई औरत भी नहीं है। मैं लड़कों की माँ से बातचीत किया करूँगी और उनके शहर के रहन सहन के बारे में पूछूंगी। हो सकता है कि मुझे शहर की नई नई बातों के बारे में पता चल जाए। अपने घर में किराएदार आने से मैं सबसे ज़्यादा खुश थी और सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात से थी कि घर में मेरे साथ रहने वाली कोई आ गई थी। अगले दिन उस औरत के लड़के घर से काम करने के लिए निकल गए और मैं उस औरत से बात करने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। तभी सीढ़ियों पर ही मेरे ससुर ने मुझे रोक लिया। कहने लगे, बहू कहाँ जा रही हो? मेरे ससुर का यह बात पूछने का स्टाइल बड़ा ही अजीब लग रहा था। मुझे उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ बदले हुए लग रहे थे। मुझे मेरे ससुर ने बातों में लगा लिया और ऊपर नहीं जाने दिया। मैं समझ रही थी कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। मैंने देखा कि मेरे ससुर रास्ता घेर कर सीढ़ियों पर ही खड़े हो गए थे, तो कभी वो मुझे बातों में लगा लेते, जैसे वो बहुत बेचैन हैं। इतनी ही देर में हमारे घर पर दस्तक हुई। तभी मेरे ससुर कहने लगे, बहू लगता है दरवाजे पर कोई आया है। मेरे ससुर कहने लगे, बहू तुम दरवाजे पर जाकर देखो कौन है, और तुम किराएदार औरत से क्या बात करोगी? आम सी औरत है, वैसे भी इस टाइम बहुत थकी हुई है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। मैंने अपने ससुर से कहा, मैं कौन सा उनको तंग करने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर उनसे बातचीत करूंगी और वापस नीचे आ जाऊंगी। मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरे ससुर मुझे ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। दरवाजे पर ही कोई बार बार दस्तक कर रहा था। मेरी बेटी काम में बिजी थी, इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला।
मैं खामोशी से नीचे आ गई थी। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वो तीनों लड़के मौजूद थे। मैंने देखा कि उन लड़कों के हाथ में बड़े बड़े बैग थे। मुझे नमस्ते करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ गए। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा तो मैं उन लड़कों के पीछे पीछे ही सीढ़ियों पर चढ़ गई। अब की बार तो मैं लड़कों का पीछा करते हुए सीढ़ियों के ऊपर तक चली गई थी, लेकिन तभी अचानक मेरे ससुर ने फिर से आकर मुझे रोक लिया और उन लोगों के कमरे में नहीं जाने दिया। मेरे ससुर ने मुझे गौर से देखा, जैसे वो समझ गए थे कि मैं लड़कों के पीछे पीछे ही ऊपर आई हूँ। मैं जैसे ही उनके कमरे तक पहुंची, मेरे ससुर ने मुझे कमरे पर आकर रोक लिया। वो तीनों लड़के भी कमरे के बाहर ही आकर खड़े हो गए थे, जबकि उनकी माँ कमरे के अंदर ही मौजूद थी। वो मेरी आवाज़ सुनकर भी कमरे के बाहर नहीं आई। उन तीनों लड़कों की शक्ल के एक्सप्रेशंस बड़े ही अजीब हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। लड़के बहुत लंबे चौड़े थे और तीनों ही लगभग एक ही उम्र के लग रहे थे। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तीनों भाई हैं, जबकि भाइयों में आपस में कुछ सालों का फासला होता है। लेकिन ये तीनों तो मुझे हाइट पर्सनैलिटी से एक ही उम्र के लग रहे थे। ये लोग मुझे देखने में कुछ गुंडे टाइप के लग रहे थे। हालांकि मैंने कभी गुंडों को असलियत में नहीं देखा था। गुड्डू भाई सिनेमा हॉल में फिल्में देखी थी, तभी गुड्डू को भी देखा था। ये लड़के मुझे कुछ कुछ गलत टाइप के लड़के लग रहे थे, लेकिन उनकी माँ को अभी तक मैं नहीं देख पाई थी और जब से आई थी एक कमरे में ही घुसी बैठी हुई थी। मैंने उन लड़कों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तभी मेरे ससुर बीच में मेरी बात काटते हुए कहने लगे, बहू, मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये लोग शहर से यहाँ पर अपने बिजनेस सेट करने के लिए आए हैं। मैंने फिर से उन लोगों से दोबारा सवाल किया, तुम लोगों की माँ दिखाई नहीं दे रही? अपनी माँ से कहना कि किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे नीचे आवाज़ लगा सकती हैं। मैं फ़ौरन दौड़ी दौड़ी ऊपर आ जाऊँगी। फिर से मेरे ससुर ने मेरी बात को अधूरा छोड़ दिया और बीच में से ये अपनी बात कह दी, बहू, मैं उनकी माँ को पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि नीचे वाले पोर्शन में मेरी बहू और पोती रहती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन लोगों को बता दें। मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि वो लोग मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे और मेरे ससुर बार बार मेरी बात का जवाब दे रहे थे। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई थी। वो मुझसे कोई बात कहते, मैं उनकी तरफ बड़ी हैरानी से देख रही थी। मुझे अपने ससुर की आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी साफ नज़र आ रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे किसी बात पर बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे कि बहू, अब तो इन लोगों को हमारे घर पर काफ़ी दिन तक रहना है। क्या पता ये लोग हमारे घर पर कितने महीनों तक रहें और तुम कब तक इन लोगों का ख्याल रखोगी। मैं यहाँ लेकर आया हूँ तो मुझे ही इनका ख्याल रखना होगा, इसलिए तुम्हें ऊपर तक आने की ज़रूरत नहीं। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। मैं उन लोगों को खुद हैंडल कर लूँगा। मैं उन लोगों के साथ बिज़ी रहता हूँ तो मेरा सारा ध्यान बैठ जाता है, क्योंकि तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं। शहर में भी मैं इन लोगों के साथ ही काम करता रहता था। वहाँ पर ये लोग मेरा ख्याल रखते थे और यहाँ पर मैं इन लोगों का ख्याल रख रहा हूँ। अपने ससुर की बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। फिलहाल मैं नीचे अपने पोर्शन में आ गई थी। मेरे दिमाग में अभी तक ही बात घूम रही थी कि इन तीनों लड़कों की माँ वो क्यों मेरे सामने नहीं आ रही थी और वो लड़के भी मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे थे। उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरे ससुर उन लोगों से बहुत चिपक रहे थे। नीचे आने के बाद जब मेरी बेटी ने मुझे सोच विचार करते हुए देखा तो उसने कहा कि माँ, आपको इन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं कल भी सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना लेकर ऊपर ज़रूर जाऊंगी और ऊपर जाकर ज़रूर उन लड़कों की माँ से मिलूंगी। मेरे ससुर उन लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत और कद्र कर रहे थे। अगले दिन फिर से वो लड़के सुबह के टाइम पर घर से चले गए थे, जबकि मेरे ससुर ऊपर ही मौजूद थे और लड़कों की माँ भी ऊपर ही थी। मैं जैसे ही ऊपर गई, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि किराएदार वाले लड़कों के कमरे में ताला लगा हुआ था, दरवाज़ा बंद था और मेरे ससुर का कमरा खुला हुआ था। मैं वहाँ खड़ी हुई सोचती रहती कि लड़कों की माँ फिर कहाँ चली गई, जबकि मैंने तो सिर्फ इन तीनों लड़कों को ही घर से निकलता हुआ देखा था। इतने ही देर में तीनों लड़के भी ऊपर आ गए थे। मुझे देखते ही वो लड़के बहुत घबरा गए और उनके आने की आवाज़ सुनकर मेरे ससुर भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे।
मैंने देखा आज फिर उन तीनों लड़कों के हाथ में बड़े बड़े बैग मौजूद थे। मुझे देखकर ही लड़कों ने जल्दी से कमरे का ताला खोलकर वो बैग्स कमरे के अंदर रख दिए। मैंने कहा, इस बैग में क्या है? तभी ही जल्दी से मेरे ससुर ने आकर कहा कि यह लोग बाहर घूमने के लिए गए थे। ये लोग हमारे गांव से कुछ खरीदारी करके लाए हैं। ये हमारे गांव की कुछ चीज़ें शायद जाकर अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं। मेरे ससुर फिर से बीच में बोल पड़े थे और वो लड़के फिर से खामोश खड़े हुए थे। इन लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े बैग थे। और फिर मैं अभी तक यही सोच रही थी, इन तीनों लड़कों की माँ कहाँ है? मैंने हैरानी से कहा कि आप तीनों की माँ कहाँ है? तभी मेरे ससुर ने कहा कि रे बहू, क्या तुम्हें इन लोगों की जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं है? बार बार तुम किसी न किसी बहाने से ऊपर आ जाती हो। लड़कों की माँ छत पर गई है। उसने कपड़े धोए थे और छत पर कपड़े सुखा रही है। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम चाय या खाना कुछ भी मत लेकर आया करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इन लोगों का खुद ख्याल रख लूँगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि आज उन्होंने मुझसे किस तरह से बात की थी। मैं अपने ससुर का गुस्सा भरा बिहेवियर देखकर खामोशी से नीचे आ गई थी और अब मैंने ठान लिया था कि मैं अब कोई भी खाने पीने की चीज़ लेकर ऊपर नहीं जाऊंगी। और मैंने यह भी ठान लिया था कि मैं लड़कों की माँ से मिलकर ही रहूंगी और उस टाइम पर जाऊंगी जब मेरे ससुर और तीनों लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं होगा। वैसे भी इन लोगों को हमारे घर पर रहते हुए 10 दिन गुजर चुके थे और मैंने अभी तक इन लड़कों की माँ को नहीं देखा था, जबकि हमें और सारे गांव वालों को यही बताया गया था कि 3 लड़के और इनकी माँ हमारे घर में किराए पर रह रहे हैं। लेकिन अगले दिन मेरे ससुर ने बताया कि लड़कों की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से उनकी माँ को इलाज के लिए शहर भेज दिया गया है। मैं तो ये सोच कर हैरान रह गई थी कि हम लोग भी तो घर में ही रहते हैं, हमें उनकी तबीयत के बारे में क्यों नहीं बताया गया और हमें तो पता ही नहीं चला कि लड़कों की माँ को शहर कब भेज दिया गया। फिलहाल इन लड़कों की माँ तो हमारे घर से जा चुकी थी, लेकिन वो लड़के जब भी हमारे घर में आ रहे थे उनके हाथ में बड़े बड़े बैग होते और जब जाते तब भी बड़े बड़े बैग लेकर जाते थे। यह बैग वाला किस्सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। शुरू के दिनों में तो यह लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा शॉपिंग यह लोग रोज़ कर रहे थे? माना कि शहर के लोग शहर से गांव आए हुए थे, लेकिन हमारे गांव में इतना भी अच्छा सामान नहीं मिलता था जो ये लोग रोज़ बैग भर भर के खरीद कर ला रहे थे। दोपहर के टाइम पर मेरे ससुर मेरी बेटी से बातें कर रहे थे। उनकी बातों के अंदाज से मुझे लग रहा था जैसे वो शर्मिंदा हो रहे हैं और वो मुझसे भी बात करने लगे और कहने लगे कि बहू, उस दिन मैंने तुमसे जिस तरह से बात की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये तीनों लड़के हमारे घर पर मेहमानों की तरह हैं। शहर के लोगों को ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं होती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा उनके सामने आओ। तुम बेवजह बीच में बात करना चाहती हो तो इन लोगों को कुछ परेशानी होती है। मेरे ससुर की ये बात यकीन करने लायक तो नहीं थी कि भला वो लोग तो मेरी किसी बात का कोई जवाब भी नहीं देते थे, फिर आखिर उन लोगों को मेरी बातचीत से क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे दिमाग में अभी तक यही सोच थी कि इन लड़कों की माँ कहाँ गई और ये लड़के रोज़ बैग में क्या लेकर आते हैं, और ना ही लड़कों की माँ से मेरी कोई बातचीत हो सकी थी और ना ही ये लड़के मेरी बात का कोई जवाब देते थे। एक दिन मैंने ये जानने की कोशिश की कि लड़कों के बैग में क्या होता है। मैं ये सब जानने के लिए ऊपर वाले पोर्शन में जा रही थी, तभी फिर से मेरे ससुर ने मुझे लड़कों के कमरे में जाने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि बहू, तुमसे कितनी बार मना किया है, ऊपर मत आया करो। अब की बार मैंने सोच लिया था कि लड़कों से सब जानने के लिए मैं इनसे घर के बाहर ही बातचीत करूंगी, क्योंकि मेरे ससुर घर में रहते हुए तो इन लोगों से मेरी बात नहीं होने दे रहे थे। अगली सुबह जब लड़के घर से बाहर बैग लेकर निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे घर से निकल गई। वो हमारे गांव में एक घर में गए और उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। खिड़की भी अंदर से बंद थी। मुझे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अपने इस प्लान में नाकामयाब रही थी। मैं खामोशी से अपने घर पर आ गई और इन तीनों लड़कों का दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगी थी कि जब ये लड़के घर पर आएंगे तब मैं उनसे बातचीत कर लूँगी। दोपहर के टाइम पर ये तीनों लड़के अपने बैग लेकर वापस आ रहे थे। तभी मैंने उनको ऊपर जाने से रोक लिया और कहा कि तुम लोग इस बैग में क्या लेकर आते जाते रहते हो। लड़के मेरी बात सुनकर कंफ्यूज हो गए। तभी मेरे ससुर भी आ गए
और मैंने कहा कि ना जाने हमारे घर में क्या हो रहा है। ये लड़के रोज़ बड़े बड़े बैग घर से लेकर बाहर जाते हैं और वही बैग घर के अंदर लेकर आते हैं। अंदर क्या होता है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ससुर जी कहने लगे, बहू मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये लोग हमारे गांव के बाजार से शॉपिंग करते हैं और यहाँ से सामान को शहर भेजते हैं। मैंने कहा इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, भला इतनी शॉपिंग कौन करता है। मुझे अपने ससुर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे बैग खोल कर दिखाओ। इन तीनों लड़कों में से कोई भी लड़का बोल नहीं रहा था। मेरे ससुर को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि तुम हमेशा हमारी जासूसी करती रहती हो। आज मेरा बेटा होता तो ज़रूर मैं उससे तुम्हारी शिकायत करता कि मर्दों के मामले में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैंने कहा पिताजी मेरा पति नहीं है, इसलिए अपने घर के मामलात में मुझे ही बोलना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ ये लोग बड़े बड़े बैग भरकर लाते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो और मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो। मेरे ससुर मेरी तरफ देखते हुए बहुत मजबूर हो गए। हार मानकर उन्होंने एक लड़के के हाथ से बैग लिया और उसे खोलकर उस बैग के अंदर से एक पैकेट निकाला। उस पैकेट के अंदर कुछ सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ थी। मैंने अपने ससुर से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि कपड़े धोने वाला पाउडर है। शहर की महिलाएं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोती हैं, जबकि हमारे गांव की महिलाएं घरेलू नुस्खों से कपड़े धोती हैं और शहर में वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जबकि यहाँ की औरतें हाथ से ही कपड़े धोती हैं। मेरे ससुर ने कहा कि हमारे गांव में इन तीनों लड़कों ने डिटर्जेंट पाउडर बनाने की कंपनी खोली है। इनको कोई काम करने के लिए बड़ी जगह चाहिए थी, जबकि शहर में तो कारोबार करने के लिए ज़्यादा जगह मौजूद नहीं है। मैंने उन लोगों को गांव में ज़मीन दिलवा दी। ये अपनी ज़मीन पर ये डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं और शहर के लोगों को सप्लाई करते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, अब तुम्हें ये सब कुछ सच सच पता चल गया, इसलिए अब तुम आगे से किसी तरह की जासूसी नहीं करोगी। मैं शर्मिंदा हो रही थी और मुझे इन तीनों लड़कों और अपने ससुर के सामने शर्म आ रही थी कि मैंने उन लोगों पर शक किया। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि डिटर्जेंट पाउडर अगर हमारे गांव के लोग इस्तेमाल करने लगे तो हर औरत को कपड़े साफ सुथरे और चमकदार मिलेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे ससुर कहने लगे, कुछ दिनों बाद हम ये डिटर्जेंट पाउडर गांव के लोगों को भी बेचेंगे, पर पहले शहर में बेचना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात सुनकर बेफिक्र हो गई थी। तीनों लड़के और मेरे ससुर ऊपर वाले कमरे में चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी हैरानगी की हद न रही कि मेरे ससुर ने अच्छे और महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और खाने के लिए भी बहुत सारे फल और घर में ढेर सारा राशन भरवा देते थे। जब वे घर में आते हैं मेरी बेटी को 1500 रुपये उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए दे दिया करते थे। इसी तरह मेरी बेटी ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मैं भी ये देखकर हैरान थी कि मेरे ससुर के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे थे। मेरे ससुर कोई काम तो नहीं कर रहे थे, उन्होंने किराए पर कमरा ही दिया हुआ था। उन्होंने अपने कमरे में नया फर्नीचर भी डलवा लिया था। मेरी बेटी भी मुझसे सवाल करने लगी कि दादाजी के पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे। दादाजी तो बहुत अमीर हो गए हैं। ये बात सच है कि हमारे घर की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई थी, बल्कि हम गांव के सबसे अमीर बन गए थे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रही थी। मेरे ससुर हम दोनों माँ बेटी को भी बहुत सारे पैसे देते थे। हम दोनों भी बहुत खुश हो जाती थी और अपनी हैसियत के मुताबिक महंगी महंगी चीज़ें खरीदते थे। मेरे ससुर शहर में रहकर ही कमाई करते थे। जब से यह गांव में आए थे उन्होंने काम काज करना छोड़ दिया था और जब वो शहर में रहकर काम करते थे तो हमें फूटी कौड़ी तक नहीं देते थे। लेकिन अब न जाने वह हमारे लिए इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। इन 2 हफ्तों के अंदर हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। गरीबी का तो हमारे घर से नामो निशान ख़त्म हो गया था। मेरे ससुर ने हमारे घर को खूबसूरत और महंगे सामानों से भर दिया था। ऊपर वाले पोर्शन को भी अच्छे तरीके से सेट करवा दिया था। कुछ दिनों बाद मेरे ससुर ने हमारे पूरे घर में नया पेंट भी करवाया था। सारे गांव वाले भी हमारे बदलते हुए हालात देखकर हैरान थे। मैंने एक दिन अपने ससुर से सवाल किया कि आखिर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो कहने लगे, बहू तुमने बहुत परेशानी झेली है, अब मैं तुम्हें गरीबी के दिन नहीं दिखाना चाहता। तो और अब हमारी पोती भी जवान हो रही है, शादी करने का टाइम आ गया है, इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी धूमधाम से
से शादी करके हम लोग फ्री हो जाएंगे। मेरे ससुर ने मेरी बेटी के नाम पर 10 तोला सोना भी बनवा दिया था। मेरी बेटी की शादी जो धूमधाम से करना चाहते थे, उनका कहना था कि पोती की शादी धूमधाम से होगी और यह अपने ससुराल में खुश रहेगी तो मेरे बेटे की आत्मा को खुशी मिलेगी। लेकिन मुझे फिर भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने अपने ससुर से यही कहा कि आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारे पैसे आने लगे हैं। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें अपने ससुर पर शक हो रहा है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं इन शहर वाले लड़कों के साथ डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इनका साथ देता हूँ, उनके साथ काम में हाथ बटाता हूँ, तो ये लोग मुझे भी पैसे दे देते हैं। मुझे अपने ससुर की बातों से लग रहा था कि वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन मेरे ससुर का हुलिया बदल गया था, लेकिन उन लड़कों का हुलिया वैसा ही गुंडों जैसा था। वो लड़के तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रहे थे, जबकि उस फैक्ट्री के मालिक मेरे ससुर को तो सिर्फ काम में हाथ बटाने के पैसे दिया करते थे। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सिर्फ हाथ बटाने के लिए ही मेरे ससुर को इतने ज़्यादा पैसे दिए जा रहे थे। इस मुकाबले लड़कों के पास मेरे ससुर से भी ज़्यादा पैसा होना चाहिए था, और तब भी वो हमारे घर पर किराए पर रह रहे थे। अगर वो चाहते तो हमारे गांव में ही अपना दूसरा मकान नहीं बल्कि मकान क्यों, हवेली खरीद सकते थे और उसमें नौकर रख सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़के तो हमारे घर पर अभी तक किराए पर ही रह रहे थे और मेरे ससुर को किराया भी दे रहे थे। मुझे तो ये सबसे बड़ी हैरानी हो रही थी और सारे गांव वाले इस कहानी से बेखबर थे और गांव के बाकी सारे लोग भी यही बात नोट कर रहे थे जो मैं कर रही हूँ कि मेरे ससुर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। गांव के कुछ औरतें मेरे घर पर आईं, मुझसे बात करने के लिए आई और कहने लगी कि तुम लोगों के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं, तुम्हारे ससुर ने घर में नई नई चीज़ें भी ला कर दी हैं। ज़रूर तुम्हारे ससुर के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम लोग कुछ दिनों में ही अमीर हो गए हो। मैंने उन औरतों को बताया कि मेरे ससुर किराएदार लड़कों के साथ डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं। उन्होंने गांव में ही उन तीनों लड़कों को ज़मीन लेकर दी है। और एक औरत ने मुझे बताया कि गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे पति गांव में खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें हर बात की खबर रहती है। अगर गांव में ऐसा कोई काम हो रहा होता तो वो ज़रूर हमें बताते। इस औरत के साथ साथ गांव की बाकी सारी औरतें भी यही कहने लगी। हाँ, और हमें भी इस बात के बारे में पता होता। वो औरत कहने लगी, तुम और तुम्हारे ससुर ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहे हो, तो तुम लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम लोग रातों रात अमीर हो गए हो और हमें बताना नहीं चाह रहे हो। मैं उन औरतों की बात सुनकर खामोश हो गई थी। वो औरतें बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमारे गांव में तो किसी के घर में नल भी लगता था तो पूरे गांव को खबर होती थी। अब मेरे ससुर इन तीनों लड़कों के साथ मिलकर इतना बड़ा कारोबार कर रहे थे और बहुत सारा पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन इस बारे में गाँव के किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं पता था। अगले ही दिन मेरे ससुर बड़ा सा बैग लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी अचानक पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। उनके पैर पर काफ़ी मोच आई हुई थी। मैंने उनको संभाला और उनके कमरे तक लेकर गई। मेरे ससुर से चला भी नहीं जा रहा था, उनके पैर में सूजन आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ दिनों तक नहीं चल सकेंगे। 3-4 दिन तक मेरे ससुर अपने काम पर भी लड़कों के साथ नहीं गए थे, लेकिन वो तीनों लड़के लगातार घर से जा रहे थे। मैं जब ऊपर वाले पोर्शन में अपने ससुर को दोपहर का खाना देने जाती तो मैं देखा कि मेरे ससुर उन लड़कों के साथ काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे थे, फिर भी रोज़ाना उनके पास बहुत सारा पैसा रखे हुआ होता था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर मेरे ससुर कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं। वो ऐसा कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिससे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वरना कोई भी इंसान बिना मेहनत किए तो इतने ढेर सारे पैसे नहीं कमा सकता। अगले ही दिन हमारे गांव में शहर के कुछ लोग आए थे। ज़्यादातर हमारे गांव के अलावा अगर कोई नया इंसान गांव के अंदर आता तो सारे गांव में शोर मच जाता था और सबको पता चल जाता था कि गांव में कोई नया आदमी या फिर औरत आई है और वो किसी मतलब से आया है, क्योंकि हमारे घर में भी जो किराएदार रह रहे थे वो भी हमारे गांव का विकास करने के लिए ही आए थे। अभी तक उन्होंने अपने कारोबार के अलावा हमारे गांव में किसी तरह का भी विकास नहीं करवाया था। हालांकि हमारे घर के हालात बहुत बदल गए थे। गांव वालों को इस बात से बहुत शिकायत हो रही थी। सभी लोग बाहर इकट्ठे हो गए थे। पता चला कि लोग हमारे घर पर छापा मारने के लिए आए हैं। मैं तो हैरान रह गई थी, बल्कि मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा था जो लोग हमारे घर में छापा मारने के लिए आए हैं। मेरे ससुर आगे बढ़कर सारी बात संभालने की कोशिश कर रहे थे और मुझे जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं अब अपने ससुर की कोई बात नहीं सुनने वाली थी। आखिर मैं भी जानना चाहती थी कि ये लोग कौन हैं और हमारे
घर के बारे में बुरा भला क्यों कह रहे हैं? आदमियों ने हमारे घर में रहने वाले तीनों किराएदार लड़कों को अपने कब्जे में ले लिया। उन लोगों के पास बंदूकें भी मौजूद थी। पता चला कि यह लोग कोई मामूली लोग नहीं बल्कि यह बिना वर्दी वाले पुलिस है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी कि हमारे गांव में पुलिस आ गई थी। पुलिस वालों इन तीनों लड़कों को हमारे घर से लेकर चले गए थे और जिस कमरे में यह लड़के रहते थे वहां जाकर उन्होंने उन लड़कों के बड़े बड़े बैग्स को अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस वालों ने मेरे ससुर के हाथ में भी हथकड़ियाँ डाल दी थी। मैं परेशान हो गई थी, भला मेरे ससुर ने ऐसा क्या किया था कि पुलिस ने उनको हथकड़ियाँ पहना दी थी। सारे गांव वाले भी तमाशा देख रहे थे। हमारे गांव में सारे लोग थे, पुलिस वाले थे, साथ में गांव का सरपंच भी मौजूद था। पुलिस वालों के तेवर तो बहुत ख़राब हो रहे थे। मेरे ससुर भी बहुत शर्मिंदा और परेशान लग रहे थे। सरपंच ने मेरे ससुर को डांट लगाई। उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हारे बेटे के मरने के बाद ये गांव वाले तुम्हें और भी ज़्यादा इज्जत देने लगे थे, पर तुमने ठीक नहीं किया। तुमने इन तीनों लड़कों को अपने घर में पनाह दी। उनके साथ कोई औरत भी नहीं है, बल्कि जब तुम गांव में इन तीनों लड़कों को लेकर आए थे तो तुमने बताया था इनकी माँ भी है। तुमने हमसे झूठ बोला। हम गांव के मासूम लोगों को तुम बेवकूफ़ बना रहे थे। हमने कभी तुमसे ये भी सवाल नहीं किया ये तीन जवान लड़के तुम्हारे मकान में क्यों रह रहे हैं। गांव के सिपाही ने सब कुछ मुझे बताया कि शहर से खबर आई है, शहर के कुछ लड़के गांव में कोई गलत काम कर रहे हैं। इस गांव में तो किसी घर में कोई शहर का लड़का नहीं है। लड़के तुम्हारे घर पर हैं, किराएदार हैं। मैंने ही पुलिस वालों को अपने गांव की रखवाली करने के लिए शहर से बुलाया है। मेरे ससुर गुस्से में आकर बोले, तुम्हें परेशानी क्या है? ये गांव जितना तुम लोगों का है उतना ही मेरा भी है। मैं जिसे चाहूँ अपने घर में रख सकता हूँ। ज़मीन भी मेरी है और घर भी मेरा है। मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? मेरी मर्जी है, मैं अपना मकान किराए पर किसी दुनिया किसी नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारी सच्चाई सारे गांव वालों को बताना चाहते हैं। तुम किराएदारों के आड़ में गलत काम कर रहे हो। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। पुलिस वाले मेरे ससुर और उन तीनों लड़कों को पकड़कर हमारे घर से बाहर निकल गए थे और उन्होंने सारे गांव वालों के सामने यह बात बता दी थी कि यह लड़के आपके गांव में चोर उचक्कों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग कभी अपने मुंह से यह बात नहीं बताएंगे कि हम ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ये लड़के शहर के भी नहीं बल्कि विदेश से आए हुए हैं। इनकी भाषा हमारी भाषा से बहुत अलग है। ये लोग नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज़ सुनने के बाद आप लोगों को इन पर शक हो जाए। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे ससुर ने तो बताया था कि डिटर्जेंट पाउडर था, पर यह ड्रग्स था और मेरे ससुर भी इन कामों में इन लोगों का साथ दे रहे थे। बल्कि मेरे ससुर ही गाँव से इन तीनों लड़कों को इस काम को अंजाम देने के लिए शहर से गांव लेकर आए थे, क्योंकि हमारे गांव के लोग बहुत सीधे साधे मासूम थे। मेरे ससुर हमारे गांव में तो ड्रग्स ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सके थे, बल्कि आसपास के कई गांवों में तीनों लड़के ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। वो सफ़ेद पाउडर कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं था, बल्कि ये लोग विदेश से अपने किसी आदमी से ड्रग्स मंगवा रहे थे और यहाँ के मासूम लोगों को दुगनी तिगनी कीमत में बेच रहे थे। तभी मेरे ससुर के पास इतने पैसे रहने लगे थे। मेरे ससुर ने इन तीनों लड़कों को अपने घर में रहने के लिए झूठ कहा था कि उनकी माँ भी उनके साथ आई है। ससुर ने उन लोगों को बता दिया था कि मेरी बहू आप लोगों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए थी और उनकी जासूसी करना चाह रही थी। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे उनकी माँ के बारे में झूठ बोल दिया था और ड्रग्स के बारे में भी झूठ बताया। वो लड़के बातचीत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हम उनसे कुछ भी कहते, ये सब लड़के हमारी भाषा नहीं समझ रहे थे, जबकि मेरे ससुर उनकी भाषा और हमारी भाषा को अच्छी तरह से जान सकते थे। मेरे ससुर उन लड़कों से उनकी भाषा में बात किया करते थे। यही वजह थी कि कभी उन लड़कों ने मुझसे बात तक नहीं की थी। यह सब लड़के विदेश में रहते थे और ये तीनों भाई भी नहीं थे, बल्कि एक ड्रग्स बेचने वाले ग्रुप का हिस्सा थे, जिसमें मेरे ससुर भी बराबर के हिस्सेदार थे। मेरे ससुर शहर में भी यही काम किया करते थे, लेकिन शहर में उनको ये काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इसलिए उन्होंने गांव में आकर यह काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने यह सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया। लड़के मेरे ससुर को आधे पैसे दिया करते थे और आधे पैसे शहर अपने बॉस को भिजवा दिया करते थे। इन लोगों का कारोबार यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे गाँव के लोग यह बात समझ नहीं रहे थे। हमें कभी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता अगर शहर से यहाँ पर पुलिस ना आई होती। मैंने देखा था कि यह लड़के बहुत चालाक थे। इन्होंने अभी तक किसी
को भी अपनी आवाज़ नहीं सुनाई थी कि कहीं यह लोग बोले और गांव के किसी इंसान को इन पर शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे ससुर की पूरे गांव में बहुत बेइज्जती हो रही थी। मैंने भी पुलिस को गवाही दी कि मेरे ससुर और इन तीनों लड़कों पर मुझे बहुत दिनों से शक था। इनका इस तरह से हमारे गांव में रहना और बड़े बड़े बैग भरकर सामान घर में लाना, ये सब मुझे शक में डाल रहा था। लेकिन मेरे ससुर हर बार मेरे शक पर पर्दा डाल दिया करते थे। लड़के हमारे घर में जिस कमरे में रहते थे वहां पर भी बहुत सारी ड्रग्स मिली थी। सारी ड्रग्स पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली थी। काफ़ी सारी ड्रग्स तो ये लोग बेच चुके थे, लेकिन बाकी को उन्होंने कमरे में संभाल कर रख दिया था। पर अब वह सब कुछ पुलिस ने ले लिया था। मेरे ससुर को गांव के सारे लोग स्मगलर कह रहे थे, जबकि मुझे भी अपने ससुर की गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे पति बहुत ईमानदार इंसान थे। हम लोग गरीब ज़रूर थे, पर मेरे पति ने कभी बेईमानी नहीं की थी और ना ही उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया था। पुलिस ने मेरे ससुर के पास जितने भी पैसे थे वो भी हिरासत में ले लिए थे। मेरे ससुर और उन तीनों लड़कों को पुलिस अपने साथ ले गई। हम माँ बेटी को बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र लगी हुई थी कि ना जाने ऐसे हालात में अब मेरी बेटी की शादी कभी होगी भी या नहीं। लेकिन भगवान हमेशा ईमानदार लोगों का साथ देता है। भगवान ने मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भेज दिया जिन लोगों को मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई थी और उन्होंने मुझसे बिना दहेज लिए ही शादी कर ली थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। अब तो मैं घर में अकेली रह गई हूँ। गांव के सरपंच जी मेरी बहुत मदद करते हैं। मैं चाहती तो अपना घर खर्च चलाने के लिए घर में किराएदार भी रख सकती थी, लेकिन अब मैं दोबारा से लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने अपने ससुर के ऊपर वाले पोर्शन में लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दिया था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन आज भी गांव के सारे लोग मेरे ससुर को बहुत बुरा भला कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।